प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत के पास सूचना के इस दौर में खुद को आगे रखने की ताकत है। भारत के पास टेक्नोलॉजी से जुड़ा कमाल का ज्ञान है और एक बड़ा बाजार मौजूद है। बेंगलुरु टेक समिट 2020 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लोकल टेक सॉल्यूशन के पास दुनिया को देने के लिए काफी कुछ है। मौजूदा वक्त में टेक सॉल्यूशन को भारत में डिजाइन करके फिर इसे पूरी दुनिया में पहुंचाया जाता है। युवा साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन की दिशा में अहम रोल अदा कर सकते हैं। हमारे युवाओं की क्षमता और टेक्नोलॉजी की संभावनाएं अनंत हैं। यही वक्त है कि हम अपना बेस्ट दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि डिजिटल इंडिया को अब किसी भी नियमित सरकारी पहल के रूप में नहीं देखा जा रहा है। डिजिटल इंडिया जीवन जीने का एक तरीका बन गया है, विशेष रूप से गरीब जनता के लिए। इतने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से हमारे नागरिकों के जीवन में कई परिवर्तन हुए हैं। आज की चर्चा में हम बात करेंगे कि भारतीय जो टेक्नोलॉजी है उसकी ताकत देश और दुनिया के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ है फिक्की में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी के चेयरमैन संजय नायक जी, और साथ ही हमारे हैं जोहो कॉर्प के मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट प्रवाल सिंह। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय नायक जी, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। आज भारत का सॉफ्टवेयर सर्विस सेक्टर दुनिया में अव्वल है। हम देखें तो भारत के पास दुनिया का 75% डिजिटल टैलेंट मौजूद है। आपकी नजर में कितनी विशिष्ट, कितनी अहम भूमिका इस सेक्टर की रही है अब तक? देखिए, अगर पिछले 5-7 साल में देखा जाए तो जो इंडिया की जो इकोनॉमी एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी से आज डिजिटल इकोनॉमी बनी है, उसका बहुत बड़ा जो डिफरेंस सबकी लाइफ्स पे आया है। और दूसरी चीज, अगर आप बिजनेस की तरफ से देखिए कि आईटी सर्विसेज ने इंडिया ने पिछले 30 साल में दुनिया में नाम कमाया है। पर अब जो एक नई चीज उभरती हुई दिख रही है कि जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा कि अब इंडिया अपने खुद के प्रोडक्ट्स बना सकता है, खुद के सोल्यूशन बना सकता है, और वो सोल्यूशन और प्रोडक्ट नॉट ओनली डिजाइन्ड इन इंडिया बट मेड इन इंडिया बट मेड फॉर द वर्ल्ड। ये एक नई चीज है, और इस नई चीज की आपको मैं जो इम्पैक्ट बता रहा हूं वो इतना बड़ा हो सकता है जितना कि जो 30 साल में हमने आईटी सर्विसेज में किया, उतनी ही बड़ी अगर हम एक और इंडस्ट्री हम खड़ी कर सकते हैं आईटी प्रोडक्ट्स और आईटी सॉल्यूशंस में। और इसकी शुरुआत पिछले 5 साल में काफी तेजी से हुई है। जो कोविड के समय जो पिछले 6-7 महीने में जो कंट्री में एक चीज हुई है कि ये जो डिजिटलाइजेशन ऑफ लाइफ्स एंड इकोनॉमी था वो एक्सेलरेट हो गया है, उसमें ज्यादा ताकत पकड़ ली है। तो अगर आप 1 साल पहले किसी से बात करते कि हम डिस्टेंस एजुकेशन की, दूर से हम पढ़ाई करेंगे, घर बैठे पढ़ाई करेंगे, यार घर बैठे आपको डॉक्टर आपको सर्विसेज दे देगा, या आप कहीं हिमाचल के गांव में बैठ के गूगल में काम कर सकते, ये चीज कल्पना के बाहर थी। आज ये सब चीज एक्चुअली हो रही है, और इसके कारण जो हो रही है उसके लिए 3 बुनियादी तौर पे भारत ने जो चीजें सही की है। नंबर 1 की जो नेटवर्क है, कनेक्टिविटी है, ये एक एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। जैसे पहले मोबाइल फोन 10 साल पहले लग्जरी में आना जाता था, आज ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहे आप 4G पर लीजिए बड़े शहरों में, या फाइबर ब्रॉडबैंड पर लीजिए, ये एक नेसेसिटी हो चुका है। तो भारत सरकार ने जो शहरों में है जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्राइवेट ऑपरेटर ने दे दी, और जो गांवों में वो भारत नेट के कारण हो गई। तो भारत नेट के कारण 125 लाख 125 हजार गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंच गया, और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा अगले 1000 दिन में 650 हजार गांवों में पहुंच जाएगा, 650 हजार गांव में। तो कनेक्टिविटी मिल गई। दूसरी चीज जो आधार और जो आपका जैम जो कहा जाता है कि जो आधार और जो आपका जनधन स्कीम और जो मोबाइल फोन है, इनका जो कॉम्बिनेशन बना है, उससे हर इंसान नई सर्विसेज को अपने आप से ले सकता है। और जो तीसरी चीज सबसे जो बड़ी बनी है कि जो इंडिया का जो मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है अपना, जो 125 करोड़ लोगों की जो पॉपुलेशन है, ये बहुत बड़ा एक फाउंडेशन मार्केट बन जाता है। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी इंडिया अगर बनाता है, पहले इंडिया में बेचकर वो लार्ज स्केल पहुंच सकता है, और उसके बाद दुनिया भर में, जैसे इंडिया के जैसे कई सारी कंट्रीज हैं अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, उनको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपैक्ट कंट्री में हुआ है। बिल्कुल। प्रवाल सिंह, हमने देखा कि कोविड-19 के बाद दुनिया बहुत बदली है। आपकी नज़र में इस बदली दुनिया में भारतीय आईटी इंडस्ट्री का विश्व में क्या योगदान हो सकता है? देखिए, पिछले 8 महीनों में जो हमने देखा है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में काम करने का तरीका बहुत बदल गया है। हमने कुछ लोग जो घर से काम करते थे उन पे शायद उतना फर्क ना पड़ा हो, पर जो घर से काम कभी नहीं करते थे
वो पूरी बिजनेसेस अब घर से चल रहे हैं पिछले 6 महीने से। और शुरू में जब ये हुआ, जब वर्क फ्रॉम होम अनाउंस हुआ हर जगह, तो ये हुआ कि शायद कुछ महीने में वापस सब हो जाएंगे, पर अब इतना समय बीत चुका है कि अब लोग उस स्थिति में अपने आप को ढाल चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है आज इंटरनेट कनेक्टिविटी, चाहे वो फ़ोन पे हो, लैपटॉप पे हो। और सरकार ने इसमें जो बहुत कदम उठाए हैं, जिस तरीके से गांव में फाइबर पहुंच रही है और डेटा बहुत अफोर्डेबल हो चुका है और हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है आज की डेट में। इन सब से हुआ ये है कि अब आप कहीं भी रह के एक सॉफ्टवेयर या एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। तो जो हम बोलते हैं मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, उसका अब बिल्कुल सही समय आ चुका है जब हम उसको एक्चुअली देख रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है हर स्तर पे। सरकारें, प्राइवेट कंपनीज, एनजीओज सब एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि ये कोविड, जैसे कि संजय जी ने भी कहा, इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, जिस चीज़ को होने में शायद 5 साल लगते, वो इस 6 महीने में हो गया। राइट, शुरू में वो एसओपीज के अंतर्गत या अदरवाइज इतने महीनों में अब लोग घर से काम करना, रिमोटली कहीं भी रह के काम करना। जैसे संजय ने भी कहा कि आप सोच नहीं सकते थे कि आप हिमाचल में बैठ के किसी एक डिजिटल प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं पहले, और वो एक्सेप्टेबल होगा। काम तो आप कर सकते थे, पर वो एक्सेप्टेबल होगा, वो नॉर्मल होगा, ये मानना आसान नहीं था। तो ये सारी जो चेंजेस आ रहे हैं, इससे 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो लोगों के काम करने का तरीका, जिसको हम पहले ऑफिस में पहुंच के ही काम हो पाता था बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, वो थोड़ा सा बदला है। दूसरा, जो टूल्स यूज करते हैं कंपनियां, चाहे वो बात करने के लिए हो, चाहे वो वीडियो चैट करने के लिए हो, चाहे वो आपस में कोलैबोरेट करने के लिए हो, वो सारी चीजें अब बदल रही हैं और उससे बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज को भी इस तरह के टूल्स बनाने के लिए। और सरकार ने भी इस दिशा में बहुत काम किया है। आप देखें पिछले 4-5 महीनों में गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव्स हुए हैं, चाहे वो आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज हो, चाहे वो भारत में बने हुए सॉफ्टवेयर और उनकी कंपनीज को प्रमोट करना हो, उनको उत्साहित करके और आगे लाना हो, इन सब पे सरकार ने बहुत काम किया है। प्राइवेट कंपनीज इस पे काम कर रही हैं और कई स्टार्टअप्स अभी पिछले 4-6 महीने में उठ करके आए हैं जो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं। सो आई थिंक अब यहाँ से हम देखें तो इस कोविड के 6-8 महीने के पीरियड में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जिनका प्रभाव, जिसे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स, वो अगले साल हमें और दिखेंगे। तो कुछ इंडस्ट्रीज जो ऑब्वियसली सफ़र की हैं थोड़ा बहुत बिकॉज ऑफ ट्रैवल, इन सब चीज़ों को देखते हुए, वो कैसे वापस आएंगी हमें वो देखना है। लेकिन अदर इंडस्ट्रीज लाइक एजुकेशन हो गया, रिमोट मेडिकल हेल्थ केयर हो गया, ये सब एक अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं और आने वाले साल हमें ये देखना होगा कि ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। ठीक है, जैसा प्रवाल ने जिक्र किया स्टार्टअप को लेकर भी, संजय नायक आपसे जानना चाहूँगी कि सरकार आईटी में नए टैलेंट और स्टार्टअप को बढ़ावा देने का काफ़ी कोशिश कर रही है, क्या कुछ किया जा रहा है इस दिशा में? तो अभी तक आप देखेंगे कि जो काफ़ी सारी सरकार की स्कीम्स जो रहती थी वो सर्विसेज सेक्टर पे रहती थी। अब है कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जिससे R&D होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, तो उन पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो कि चीज़ें हो रही हैं सरकार की तरफ से, जो कि मेरे हिसाब से इंडस्ट्री को उसका डेफिनेटली फायदा मिलेगा। नंबर 1 की जो मेक इन इंडिया जो हमारी पॉलिसी है, जिसमें कि अगर कोई प्रोडक्ट्स इंडिया में बने हुए हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं, अच्छे कॉस्ट पे हैं, तो उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए जितने भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा कि जो इंडियन स्टार्टअप्स है, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जब कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर आप उस नए प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में ही नहीं बेच पाएंगे तो बाहर वाली कंट्री क्यों खरीदेगी आपसे? तो जो मेक इन इंडिया या प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया जो पॉलिसी जो बनी है, उसको आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन बना है उससे मेरे हिसाब से ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है। तो एक ये इनिशिएटिव जो मुझे दिख रहा है कि सरकार ने एक नया तरीके का निकाला है। जो दूसरा इनिशिएटिव निकाला है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम फील्ड का हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपको इस बात का ताज्जुब होगा कि इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज मोर देन इंपोर्ट ऑफ ऑयल।
तो अगर हम जितनी तेल के पीछे सोचते थे कि हमारी सबसे बड़ी इकोनॉमी की वो मजबूरी है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है। और अब आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में भी टेलीकॉम प्रोडक्ट लेंगे, मोबाइल फोन ले लीजिए या 4G इक्विपमेंट ले लीजिए, अभी 5G आने वाला है। इन तीनों को अगर आप सब मिलाएंगे तो आपको 400 से 500 बिलियन डॉलर्स पर ईयर का आपकी इंपोर्ट होने वाली है। तो अगर हम इंडिया में ये चीज मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, और मजे की बात ये है कि नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, हमें तो इन्हें डिजाइन करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम इंडिया से अपनी एप्पल कंपनी कैसे बनाएं, हम इंडिया से सिस्को कैसे बनाएं, हम इंडिया से अपनी हुआवे कैसे बनाएं। एंड मजे की बात है कि ये सब हो सकता है। आपको इस बात का ताज्जुब होगा कि अगर चाइना को आप छोड़ दीजिए तो 50% से ऊपर दुनिया के जो R&D इंजीनियर टेलीकॉम फील्ड में काम कर रहे हैं वो इंडिया से काम कर रहे हैं। भले ही वो फॉरेन कंपनीज के लिए कर रहे हैं, बट वो टैलेंट तो इंडिया में है। आप सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन की बात करते हैं, जो कहते हैं कि आईसीज या जो भी सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं जिसमें हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, more than 50% of the world's electronic chips are designed by Indian engineers। तो अगर ये सारी चीजें इंडिया में हैं तो हम क्यों नहीं एस्पिरेशन रखें कि अब समय आ गया है कि इंडिया अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाए, अपनी खुद की ब्रांड बनाए, पहले इंडिया में बेचे और फिर दुनिया भर में बेचे। तो ये मेरे हिसाब से सरकार की तरफ से जो नई पहल हुई है स्टार्टअप्स को और कंपनियों को एनकरेज करने के लिए बहुत अच्छी है। अभी पिछले हफ्ते परफॉर्मेंस लिंक्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अनाउंस हुई है कि अगर आप प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाते इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का तो आपको सरकार आपको कुछ सब्सिडी देगी। ये अच्छी इनिशिएटिव्स हैं मेरे हिसाब से एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए। बड़ी इंडस्ट्री का मतलब जैसे पिछले 30 साल में अपने एक आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री खड़ी करी, वैसे ही हमें एक आईसीटी प्रोडक्ट्स की भी एक इंडस्ट्री खड़ी करना है, जिसके लिए काफी अच्छी पहल सरकार की तरफ से हो रही है। ठीक है संजय नायक, आपने स्टार्टअप को लेकर मुझे बताया, मैं आपसे आगे ये भी जानूंगी कि जो क्योंकि कोविड महामारी है उसका असर छोटे और मझोले उद्योगों पर बहुत ज़्यादा पड़ा है, किस तरह से इन उद्योगों के लिए किया जा सकता है, आईटी सेक्टर की तरफ से क्या कुछ किया जा सकता है, ये मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन उससे पहले प्रबाल, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो भारत की आईटी इंडस्ट्री है उसको समय समय पर सरकार से सहायता मिलती रहती है, आपकी समझ से इसे और तेज़ी से विकास की तरफ ले जाने के लिए फिलहाल क्या कुछ किया जाना चाहिए अभी? देखिए, जैसे आपने कहा, सरकार ने समय समय पर पॉलिसीज लाके, स्कीम्स लाके मदद की है, पर मेरा ये मानना है, जैसे हमने प्रोग्राम की शुरुआत में भी बात की, पिछले दशक में अगर हम देखें तो भारत में आईटी का जो बोलबाला रहा है वो आईटी सर्विसेज का रहा है। हम अपना टेक्नोलॉजी टैलेंट एक तरीके से कह सकते हैं आपकी बाहर की कंपनियों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोवाइड करके उस चीज़ को हम चला रहे थे। हाँ। अब आप बात करें इस दशक की, तो कंपनीज सॉफ्टवेयर यहीं पे बना रही हैं। अगर हम बात करें तो अगर हम बड़े कंपनियों की बात करते हैं दुनिया की, आज की भारत के स्टार्टअप्स उनसे compete कर रहे हैं। अब चाहे वो एक CRM सॉफ्टवेयर हो, एक बिजनेस ईमेल सॉफ्टवेयर हो, या हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, अब ये भारत में बन रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब कंपनीज सिर्फ सर्विसेज नहीं ऑफर कर रही हैं, इंडिया में बना रही हैं प्रोडक्ट्स को। ये जो एक चलन शुरू हुआ है पिछले 10 सालों में, स्पेशली 5 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कंट्री में आया है इस चीज को लेके। इसके लिए सरकार जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि इसे हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और उसका जो मूल मंत्र है वो है R&D। अगर आप देखिए, जो बड़ी से बड़ी सर्विसेज कंपनी हैं, उनके R&D बजट्स को आप देखते हैं, वो उस हद तक नहीं आगे रही। यही रीज़न है जो हम प्रोडक्ट स्पेस में पिछले 10 साल के पहले नहीं जाने जाते थे। पर पिछले 10 सालों में जितना काम इंडिया में हुआ है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जिन कंपनीज का फोकस R&D पे रहेगा, और R&D का मतलब है उस चीज़ में समय लगता है। अगर हम बात करते हैं एक बिजनेस ईमेल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, इसका मतलब है कि हम किसी एक 10 साल के मिशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो कितनी कंपनीज हैं जो उसके लिए आज तैयार हैं, उस तरह का एफर्ट, टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? अगर इस तरह की मानसिकता रहेगी कि हमें वो प्रोडक्ट्स, वो प्रोजेक्ट्स लेने हैं जिसमें R&D लगेगी, समय लगेगा, लेकिन हम कुछ जिसे कहते हैं मेक इन इंडिया बना के दिखाएंगे, तो उसका फायदा होगा। और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ कि हमने बचपन में जो नेल कटर्स यूज किए उस पर लिखा होता था मेड इन कोरिया। हमने कभी सोचा नहीं कि ये नेल कटर कोरिया से क्यों आता है, हम इसे बना नहीं सकते। या एक मोबाइल फोन आज की डेट में, अगर मोबाइल फोन नहीं, मोबाइल फोन के चार्जर्स वो सब बाहर से आ रहे हैं ज्यादातर।
ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि इंडिया में टेक्निकल नो हाउ नहीं है, पर हमारा माइंडसेट वैसा नहीं रहा है। पर अब इस दशक में हम देख रहे हैं कि कंपनीज, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, आईटी हो, इस दिशा में काम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें अब भारत में बन रही हैं। तो यही एक और ये स्टेप भारत के बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को ही लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, सरकार की सहायता से। अगर हम ये सोचें कि ये सब सरकार करके देगी, तो मुझे नहीं लगता वो संभव है। पर खुशखबरी ये है कि कई सारे बिजनेसेस इस दिशा में काम कर रहे हैं, सरकार की पॉलिसी से सपोर्ट मिल रहा है, और बहुत कुछ है इस दिशा में करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी और सरकार के लिए भी। काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन दिशा में हैं हम, जिससे एक लॉन्ग टर्म R&D पे फोकस है। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर हम देखें, हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी को लेके समस्या एक ये भी रही है कि ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी टैलेंट हमारे पास नहीं है। शायद विश्व का 75% डिजिटली एनेबल्ड टेक्नोलॉजी टैलेंट भारत में है। फिर ये सब प्रोडक्ट्स भारत में क्यों नहीं बन रहे थे? उसका एक कारण ये भी है, जिसे मैं कहूँगा टॉप सॉइल इरोजन, कि शुरू से रहा है कि गांव के लोग शहर जाना चाहते हैं अच्छी नौकरी के लिए, बड़े शहर के लोग विदेश जाना चाहते हैं अच्छी नौकरी के लिए, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं अभाव रहा है। पर पिछले कई सालों में हमने देखा है कि बहुत सारे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी जिन्होंने भारत में ही प्रोडक्ट कंपनी शुरू की हैं, ये इस पूरे वातावरण को बदल रहा है। तो ये जो है रिवाइवल जिसको हम कहेंगे, और हम इसे रूरल रिवाइवल भी कहते हैं, क्योंकि कई कुछ जब ये देश के गांव डिजिटली कनेक्ट हो जाएंगे, इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंचेगा, तो ये नई नई संभावनाओं को लाएगा, जो अगले 5 सालों में बहुत ही आकर्षक दिखती है मुझे यहाँ से। ठीक है, ठीक है। और संजय नायक, जैसे मैं आपसे समझना चाह रही थी कि क्योंकि कोविड-19 का असर अलग अलग तबकों पर पड़ा है, अलग अलग इंडस्ट्रीज पे पड़ा है, छोटे और मझोले उद्योगों पर जो कोरोना महामारी की मार पड़ी है, IT सेक्टर इन उद्योगों के लिए क्या कुछ कर सकता है? अगर एक आप देखिए कि जो कई मान लीजिए कोई छोटी दुकान था या कोई छोटा व्यापारी था जो कि अपने कस्टमर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस थे, दुकानें बंद थी, ट्रांसपोर्टेशन में चैलेंजेस थे। तो जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस कंपनियों ने उन्हें वो मौका दिया है, तो कई लोगों का बिजनेस एक्चुअली, मैंने सुना है क्योंकि मैं बैंगलोर में रहता हूँ, कि कई लोगों का बिजनेस एक्चुअली बढ़ गया है, क्योंकि वो जो लोग जो घर में बैठे हुए हैं उनने ऑर्डरिंग ज्यादा की है, और जिनके बिजनेस ऑनलाइन नहीं थे वो ऑनलाइन आ गए। सो काफी सारी जो इंडस्ट्रीज थी जो कि डिस्कनेक्टेड हो गई थी क्योंकि लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस थे, उनको ऑनलाइन मार्केट प्लेस ने ऑनबोर्ड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो बेचना शुरू कर दिए। तो एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि जो एक सिटीज में जो एक प्रेशर बन रहा था कि सारे लोग चाह रहे थे कि गांव छोड़ के अपने छोटे छोटे शहर को, बैंगलोर आए, गुड़गांव आए, नोएडा आए, बंबई आए, जहां के इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रहा था, अब काफी सारे लोग अपने घरों में रहकर काम कर सकते। तो जो एक फंडामेंटल हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होने लगा था सिटी माइग्रेशन के कारण, वो अब लोगों को लग रहा है कि हम उस पर डी स्ट्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से कुछ इंडस्ट्रीज में फायदा हुआ है। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जिससे मैं आता हूं, उसमें यह फायदा रहा है कि जो फाइबर टू दी होम है, जो कि होम ब्रॉडबैंड है, अगर आप इंडिया में देखिए आज सिर्फ 3% घरों में होम ब्रॉडबैंड है, और जबकि TRAI की रिकमेंडेशन जो है मेरे हिसाब से कम 30% होना चाहिए। तो ये अकेला एक इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है कि हर घर में अगर फाइबर जाएगा, इक्विपमेंट बनेगा, अगर इंडियन इक्विपमेंट है, तो उसका काफी इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से चैलेंजेस जरूर रहे कोविड के कारण, बट जिस तरीके से इंडियन IT सेक्टर ने और कनेक्टिविटी सेक्टर ने, अगर मैं कहूँ, लोगों को ऊपर उठने का मौका दिया है, ये विश्व में मेरे हिसाब से काफी अच्छी तरक्की मानना चाहिए इंडिया को अपने लिए। ठीक है। और प्रवाल, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? अगर पूरा सोशल चेंज की मैं बात करूं, सामाजिक बदलाव की बात करूं, तो कितनी अहम भूमिका IT सेक्टर ने निभाई है? जैसे संजय ने कहा कि, और मैं भी पिछले सवाल में कह रहा था कि लोग गांव से शहरों की तरफ, शहरों से और बड़े शहरों की तरफ, ये जो एक जर्नी थी वो इस कोविड में काफी हद तक रिवर्स हुई है। और इस पैंडेमिक ने एक चीज हमें दिखाया है या सिखाया है कि हम अपने दोस्तों और परिवारों के बीच रहना चाहते हैं। और कई लोग जो घर छोड़ के काम के सिलसिले में बाहर गए थे, हम देख रहे हैं कई लोग वापस घर गए, और वो अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो वापस बड़े शहरों में नहीं जाना चाहते हैं। इसका फायदा ये है कि बड़े शहरों पे जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ओवरलोड हो चुकी है, ट्रैफिक हो, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज हो, वो थोड़ी कम होंगी, थोड़ी बैलेंस होंगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है
कि जब शहर में रहने वाला इंसान वापस गांव पहुंचता है तो वहां पे एक, और उस कम्युनिटी के लिए अगर वो काम करना चाहता है तो एक वहां पे जिसे कहते हैं आइडियाज का क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। एक शहर में रहने वाला इंसान गांव में रहने वाले इंसान से जब बात करता है, समय बिताता है, तो एक दूसरे से सीखते हैं हम, और यही कम्युनिटी है। इनफैक्ट मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। जब हमारी कंपनी में मार्च में लॉकडाउन हुआ और सब लोग घर से काम करना शुरू किए, करीब 8-8,500 लोग, उसके 3-4 महीने बाद हमने एक सर्वे किया कि कितने लोग वापस आना चाहते हैं बड़े शहर जहाँ पे हमारा ऑफिस था, चेन्नई में। 40% लोगों ने कहा कि अगर उन्हें अवसर मिले तो वो वहीं रह के काम करना चाहेंगे जहां वो पिछले 3-4 महीने से रह रहे हैं। तो ये बहुत साइन था। इनफैक्ट इसीलिए हमने करीब 10 से 15 रूरल ऑफिसेज शुरू किए एज एन एक्सपेरिमेंट, और आज वो सारे ऑफिसेज चल रहे हैं। हर एक ऑफिस में 20-25 लोग हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि वो लोग वही काम कर पा रहे हैं अपने घर से और अपने परिवार के पास रहते हुए, और वो लोकल विलेज कम्युनिटी में अपना भाग निभा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा के, वहाँ की गतिविधियों में अपने आप को इन्वॉल्व करके। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कोविड से पहले पॉसिबल थी। एटलीस्ट कोई इंटेंट नहीं था, कोई मोटिवेशन नहीं था ऐसा कुछ करने का, जो इस कोविड से हुआ है। तो सिर्फ इकोनॉमिक इम्बैलेंस की बात ही नहीं है, एक सोसाइटी लेवल पे भी काफ़ी जो चेंजेस आए हैं ये कोविड के वजह से ही हुआ। हालांकि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं, जैसे संजय ने भी कहा, कि जिन पे इम्पैक्ट डायरेक्टली हुआ है, लेकिन वो बिजनेसेस जिन्होंने टेक्नोलॉजी डिजिटल का यूज़ करके अपने आप को चलाया है, आई थिंक और कोई दूसरा तरीका नहीं था इस चीज़ को चलाने का। ठीक है। और हम देखेंगे अगले साल कैसे चीज़ें और खुलती हैं और क्या क्या और चेंजेस आते हैं। पर अभी तक जो मुझे लगता है कि इस चीज़ की वजह से एक ऐसी स्थिति हुई है जो हमने पहले सोचा नहीं था। हाँ, ठीक है। और संजय जी, चैलेंजेस को लेकर हमें प्रवाल ने काफ़ी कुछ बताया था। उन्होंने कहा था R&D पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी नज़र में अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो क्या ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है इस इंडस्ट्री को? जैसे कि मैंने कहा कि एक तो जो हमें एज अ कंट्री लेवल चैलेंज है कि ये तो क्लियर बात है कि इंडिया के लोगों में, इंडिया के टैलेंट बहुत है R&D का और प्रोडक्ट्स बनाने का। तो अगर दुनिया में कोई कंट्री कोई टेक्नोलॉजी का जितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना सकती है तो इंडिया डेफिनेटली बना सकता है। तो एक तो ये बात है। पर प्रॉब्लम ये है कि जो ब्रांडिंग है इंडिया की एज अ कंट्री की, कि आप कहें मेड एंड डिजाइन एंड मेड इन इंडिया मोबाइल फोन हो, या डिजाइन एंड मेड इन इंडिया बेस स्टेशन हो, या डिजाइन एंड मेड इन इंडिया टीवी हो, उसकी अभी विश्व में उतनी ब्रांडिंग स्टैब्लिश नहीं है। तो उसके लिए एज अ कंट्री लेवल पहले हमें थोड़ी सी अपनी कंट्री की इमेज को बढ़ाना पड़ेगा कि हम सिर्फ IT सर्विसेज में नहीं रह गए, अब हम अपने प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। और इसका मैं एक आपको कॉन्क्रीट एग्जांपल देता हूं। मेरी कंपनी तेजस नेटवर्क, जो कि हम टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाते हैं, इनफैक्ट जो आज अपन बात कर रहे हैं, जो इसमें नेटवर्क इक्विपमेंट जो यूज हो रहा है, चाहे कोई भी ऑपरेटर हो, वो शायद हमारा ही इक्विपमेंट यूज कर रहा होगा। तो हम आज नॉट ओनली हम इंडिया में बेच रहे हैं, हम 75 कंट्रीज में बेच रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ब्रांडिंग इंडिया की अच्छी हो जाए फॉरेन कंट्रीज के लिए, तो एक ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जो है वो मैं कहता हूं थोड़ा सा माइंडसेट का चैलेंज है इंडिया के अंदर। तो अभी भी हमें थोड़ा सा लगता है कि अगर ये इंडियन प्रोडक्ट है तो उतना अच्छा नहीं है, इंपोर्टेड है तो अच्छी चीज है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में। आई थिंक कंट्री में माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको अगेन एग्जांपल दे रहा हूं, हम कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, चाहे इजराइल जाए चाहे USA जाए, वहां से रीब्रांड होकर इंडिया में आते हैं, लोग बड़े खुश हैं। तो ये एक अपने को एज अ कंट्री एज अ कॉन्फिडेंस आना चाहिए अपनी कैपेबिलिटीज में कि हम इंडियंस किसी दूसरे से खराब नहीं है, हम अपने प्रोडक्ट्स अच्छे बना सकते हैं। और तीसरी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज एक दुनिया में नई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इमर्ज हुई है। उसका मतलब ये है कि कई कंट्रीज चाहती हैं कि हमारे नेटवर्क्स हों, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हों, वो सिक्योर्ड और ट्रस्टेड सोर्स से आए। बिना कोई नाम लिए मैं आपको कह सकता हूं कि कई कंट्रियों के प्रोडक्ट्स और उत्पादन हैं, उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है कि आप डेटा आपका कहां जा रहा है, आपकी सिक्योरिटी कहां कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ये क्लैरिटी नहीं है। तो इंडिया एक विश्व में अपना एक सिक्का जमा चुका है कि हमें ट्रस्ट किया जा सकता है। तो इंडियन प्रोडक्ट्स को अगर हम ब्रांडिंग करें कि दीज आर ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट्स, दीज आर प्रोडक्ट्स विच आर फ्रॉम द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इसमें कोई स्नूपिंग नहीं होगी, कोई आपकी छेड़छाड़ नहीं होगी, ये अकेला अगर किसी कंट्री को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है
तो ये इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो हमारी जो विदेश नीति है, जो हमारी इंडो अफ्रीका से ट्रेड है, इंडो आसियान से ट्रेड है, इंडो CIS लैटिन अमेरिका से ट्रेड है, उन ट्रेडों में अब समय आ गया है कि हम चावल, दाल और सीमेंट का जो एक्सपोर्ट करते, तो वो अच्छी बात है, वो करना चाहिए। बट अब हमें मूव अप होना चाहिए वैल्यू चेन में कि हम अपने टेलीकॉम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेंगे, हम अपने IT प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेंगे, हम अपनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेंगे, हम पूरा सोल्यूशन एक्सपोर्ट करेंगे। एंड ये जो इंडिया का जो एक्सपीरियंस है, ये दुनिया में जो डिजिटाइजेशन का इंडिया का एक्सपीरियंस है, हम 100 कंट्रीज को इमीडिएटली जंप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी एक चैलेंज है जो कि सरकार की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से मिलकर काम करने लायक चीज है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है, आउटपुट है, इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त बेनिफिट दे सकती है अगले 20-25 साल। ठीक है। और प्रवाल, समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं बहुत छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी। हम जानते हैं कि सरकार की भी ये कोशिश है कि जो गरीब से गरीब तबका है उस तक प्रौद्योगिकी का फ़ायदा पहुंचे, तकनीक का फ़ायदा पहुंचे। और अगर हम टेक सॉल्यूशंस की बात करें, IT सॉल्यूशंस की बात करें, तो उसे बनाते वक्त अधिकतर हम देखते हैं कि कॉमर्स यानी एक तरह से मुनाफे का ख्याल रखा जाता है। क्या ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि मुनाफे के साथ साथ सामाजिक बदलाव भी हो सके? जैसे मैंने आपको कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, गांव में हमारे बहुत सारे लोग हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी उन्हें हम शहरों से जोड़ रही है। अब वो जोड़ना इंटरनेट के द्वारा वो इनफ नहीं है। अब हमें ये देखना है कि गांव के लोग ऐसा काम क्या कर सकते हैं जिनसे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ सके। देखिए, गांव में बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे गांव में ये है कि जो एक ट्रेड इम्बैलेंस है, एक गांव में रहने वाला मोटरसाइकिल खरीदने के लिए लोन लेता है और बेचता है अपना धान, तो वो जो इम्बैलेंस क्रिएट है, इम्बैलेंस ऑफ कितने वर्थ का वैल्यू आप ले रहे हो और कितने वर्थ का वैल्यू आप बेच सकते हो, जब तक वो इम्बैलेंस सॉल्व नहीं होगा हमारे गांव का अपलिफ्टमेंट मुश्किल है इकोनॉमिक तरीके से। उसका तरीका ये है कि हम कैसे गांव में टेक्निकल नो हाउ को बनाएं, लोग सीख सकें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गांव में लोग सीख सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री छोटी लगा सकते हैं खेती के साथ या उसके अलावा। इस दिशा में कुछ कंपनीज काम कर रही हैं, हम लोग खुद इस दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को गांव में पढ़ाने से लेके छोटे छोटे टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करना। जैसे मैंने कहा, क्या हम नेल कटर या मोबाइल चार्जर की चीजें नहीं बना सकते हैं? इस दिशा में काम हो रहा है, लेकिन बहुत काम करना जरूरी है इंडस्ट्री को, सरकार को अपने पॉलिसी और सपोर्ट से। पर गांव में हमें इस ट्रेड इम्बैलेंस को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई दूसरा चारा नहीं है। ठीक है, ठीक है। प्रवाल सिंह, आपका और संजय नायक, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जाहिर है कि सूचना के युग में भारत आगे निकलने के लिए एक बहुत विशिष्ट स्थान पर फिलहाल है। हमारे पास सबसे अच्छे दिमाग के साथ साथ सबसे बड़ा बाजार भी है। हमारे स्थानीय तकनीकी समाधानों में वैश्विक स्तर पर जाने की क्षमता है। और ये समय टेक सॉल्यूशन का समय है जो भारत में डिजाइन की जा रही है, और दुनिया भर में इस क्षेत्र में भारत का लोहा भी दुनिया भर में माना जा रहा है। लेकिन बाकी क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्रों की भी कुछ चुनौतियां हैं। अगर और बेहतर बनना है तो इन चुनौतियों का सामना भी हमें करना होगा।